ओके जी, आगाज़ करते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम चला रहे थे और इसके बारे में जो लर्निंग आउटकम 5 था इसकी बात रह गई थी। पहले ये करते हैं, फिर कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड से एक सवाल करते हैं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एनपीओ की तरफ आते हैं। सर चाय का हिसाब है आज के लिए? सर बस वो पिला दें का। ले जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, इसके बारे में आपसे बात चल रही थी और आपको मैंने ये बताया था कि कैपिटल मेंटेनेंस ही इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा एक ट्रिकी सा पार्ट है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इन्फ्लेशन आपको मैंने कल जाते जाते बता दी थी कि इन्फ्लेशन क्या होती है भाई। इन्फ्लेशन असल में दो तरह की होती है, एक होती है जनरल इन्फ्लेशन और एक होती है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब ओवरऑल बात की जाती है कि पूरी इकोनॉमी में इतनी इन्फ्लेशन चल रही है, फॉर एग्जांपल 40% की मैंने मिसाल ली थी, तो वो जनरल इन्फ्लेशन होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर चीज़ ही 40% महंगी हो रही है, ऐसा नहीं होता, एवरेज 40% होता है। जब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की बात आती है तो वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। गाड़ियों की इन्फ्लेशन है मिसाल के तौर पे 60 हो गई, ब्रेड की इन्फ्लेशन 10% हो गई, खाने पीने की चीज़ों की 5% हो गई। तो इस तरीके से वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होती है। तो ये इन्फ्लेशन ना आपको सवालों के अंदर ना दो तरीके से नजर आएंगी, एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन और एक जनरल इन्फ्लेशन। अच्छा, कैपिटल मेंटेनेंस की अगर मैं समरी आपके सामने बनाना चाहूँ ना, समरी ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और दूसरा है जी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं और इसको भी आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को नाम दिया गया है मनी टर्म्स का और एक को दिया गया है रियल टर्म्स का। मनी टर्म्स और दूसरा है रियल टर्म्स। ले जी, अब इनमें होता क्या है, इसके लिए अगले सफ़े पे एक एग्जांपल है, पेज 467 पे एग्जांपल नंबर 6। हम इसको देखते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि भाईजान ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले कहते हैं जी, एक्स लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी ईयर 1 विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच कॉस्ट ₹10,000। लें जी, एक बिजनेस शुरू हुआ 1 जनवरी को और बिजनेस के अंदर सिर्फ एक आइटम थी इन्वेंट्री की जिसकी कॉस्ट थी 10,000। मेरे भाई, जब आप एक 10,000 वाली इन्वेंट्री बिजनेस में लेकर आएंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट। बोले ये एंट्री होगी ना, जब एक बंदा एक इन्वेंट्री से ही अपने बिजनेस का आगाज कर रहा है तो हम एंट्री करेंगे इन्वेंट्री डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ऐसे ही है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द आइटम फॉर ₹14,000 कैश। साल के दौरान हमने 14,000 की ये चीज बेच दी और हम एंट्री करेंगे कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 14,000 से। बात समझ आती है? ओके, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है परपेचुअल में एक एंट्री और भी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इसका मतलब है कि दो एंट्रीज होंगी। बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर जर्नल इन्फ्लेशन वॉज 5% बट द इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम वॉज 10%। वो कहता है कि मार्केट में जो इकोनॉमी में जनरल इन्फ्लेशन चल रही थी वो 5% थी, लेकिन जो आइटम हम बेच रहे हैं ना उसकी इन्फ्लेशन 10% थी, यानी वो 10% वैल्यू से बढ़ रही थी। कैलकुलेट प्रॉफिट एंड प्रिपेयर समरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑफ 31 दिसंबर ईयर 1 अंडर द फॉलोइंग कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट्स: फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। वो कहता है तीनों कॉन्सेप्ट्स के तहत मुझे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दो। आप सब सिर्फ अभी बोर्ड पे देखेंगे, लिखा हुआ है किताब में, लेकिन 2 मिनट लगेंगे, अगर आपने नोट भी करना हुआ तो बाद में कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बनाने लगे हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स के हिसाब से। जब हमने सेल की होगी तो हमने एंट्री क्या की होगी? हमने एंट्री की होगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ओके, तो इसका मतलब है कि सेल्स हमारे पास आ गई 14,000 से। क्या ये बात समझ आती है? ओके, जबानी एंट्रीज याद रख लेंगे कि मैं लिख दूं? पक्की बात है? ओके, उसके बाद जब इन्वेंट्री सेल हुई होगी तो क्या एंट्री हमने की होगी डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्रेडिट इन्वेंट्री कितने से? 10,000 से, क्योंकि आपको पता है ये एंट्री हमेशा किससे होती है? ये एंट्री हमेशा कॉस्ट वैल्यू से होती है और आपके पास प्रॉफिट आ गया जी 4,000। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब आसान है। ओके, उसके बाद ये प्रॉफिट मुझे बताइए कि अब कहां पर जाता है? ये प्रॉफिट अब किधर जाता है?
क्या ये प्रॉफिट कैपिटल में जाता है? नो। और किधर जाता है? हाँ, तो हमारे पास सवाल में और कोई एडजस्टमेंट है? सवाल में तो और कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, सवाल में सिर्फ प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट ही है, तब ये कैपिटल में जाएगा। ओके, अब जरा गौर कीजिए, ज़हन में बात लेके आइए कि आपके पास 14,000 का कैश पड़ा हुआ है, ऐसे ही है? बोलें तो जब हम एसेट्स की बात करेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो क्या कैश के नीचे मैं 14,000 लिख सकता हूं? कैश के नीचे 14,000 आ सकता है ना? ओके, उसके बाद इक्विटी साइड पे मैंने जब अपना बिजनेस शुरू किया था तो क्या मेरा कैपिटल 10,000 था? याद है ना, जब इन्वेंट्री में 10,000 की लेके आया था तो क्या मेरा कैपिटल 10,000 था? बिल्कुल 10,000 था। और उसके बाद 4,000 का प्रॉफिट हुआ, 4,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या मैं वो प्रॉफिट यहां पर ऐड कर सकता हूं? तो और ये 14,000 हो गया भाई। लें जी, बैलेंस शीट मेरी मैच हो गई। तो मेरे ख्याल में ये जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स के तहत मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई है ना, इसमें और आज तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं कोई फर्क नहीं है। आपको कोई नई बात समझ नहीं आई इसके अंदर। आप कह रहे हैं ऐसा काम तो हम पहले भी करते थे, पहले भी हम प्रॉफिट को उठा के कैपिटल में जाके ऐड करते थे और हमारी बैलेंस शीट बन जाती थी, तो आज भी हमने वही किया है। तो इसका मतलब है कि शायद हम ये चीज हमेशा से फॉलो करते आए हैं। ठीक है, हमेशा से ये चीज फॉलो करते आए हैं। क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, तब्दीली आपको नजर आएगी रियल टर्म्स में और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में। फिर मैं इस फ्लो चार्ट को ना मुकम्मल भी कर दूंगा आपके लिए, एक समरी बन जाएगी। अगर हम इसको रियल टर्म से बनाना चाहेंगे तो सर रियल टर्म्स के अंदर क्या होगा? रियल टर्म्स, रियल टर्म्स के अंदर सेल्स भी 14,000 होंगी, डेबिट कैश क्रेडिट सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बिल्कुल उसी तरीके से 10,000 होंगी। लेकिन रियल टर्म्स के अंदर हम एक काम करते हैं, और वो काम क्या है जी? हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। ओके, हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। 5.1 पढ़ते हैं मेरे भाई, 5.1 पढ़ते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, क्योंकि ये दोनों चीजें फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के अंडर आ रही हैं, तो हम ये पढ़ते हैं। अंडर दिस कॉन्सेप्ट अ प्रॉफिट इज अर्न्ड ओनली इफ द फाइनेंशियल अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड एक्सीड्स द नेट एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्या कह रहा है वो कहता है कि भाईजान इस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉफिट आप उस वक्त कमाते हैं अगर आपके नेट एसेट्स साल के आखिर में ज्यादा हो जाएं बनिस्बतन साल के शुरू से। साल के शुरू में क्या आपके नेट एसेट इतने थे? आपको पता ना कैपिटल को नेट एसेट भी बोलते हैं, ये पता है आपको? ये भला कैसे है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, पता है सबको? या एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, और एसेट माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट ही होता है ना। वो कहता है कि भाई अगर आपके नेट एसेट्स साल के शुरू में कम हो और साल के आखिर में बढ़ जाएं, क्या 4,000 से बढ़े? क्या 4,000 ही प्रॉफिट है? ये आपको बताना चाह रहा है वो कहता है कि प्रॉफिट तब अर्न होता है जब आपके साल के आखिर का कैपिटल साल के शुरू के कैपिटल से बढ़ जाए। ओके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो कहता है कि आपने ये देखते हुए ना, इसमें से एक्सक्लूडिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशंस और कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ओनर्स, कोई कैपिटल आया हो या आपने किसी को डिविडेंड दिया हो, इस चीज को जरा साइड पर रख देना, इस चीज को साइड पर रख देना, क्योंकि अगर आपने ये एडजस्टमेंट अंदर कर दी ना, फिर हो सकता है कि प्रॉफिट तो आया हो लेकिन चूंकि आपने डिविडेंड दे दिया है उसकी वजह से क्लोजिंग कम हो और ओपनिंग ज्यादा हो सकता है ना? ऐसे बिल्कुल हो सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये 10,000 ओपनिंग है और 4 का प्रॉफिट और 14 क्लोजिंग है, तो बात समझ आती है। लेकिन अगर आपने इसमें से 6 किसी को डिविडेंड दे दिया तो ये तो 8 पे आ गया ना। अब आप कहेंगे ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है तो मुझे तो नुकसान हो गया, हालांकि ऐसा नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, उसको इस कैलकुलेशन से निकाल दो, या अगर आप घर से कोई कैपिटल लेकर आए ना तो उसको भी निकाल दो, इन चीजों को निकाल दो, फिर देखो बढ़ा या कम हो रहा है। सर इधर रख दीजिए, जज़ाकल्लाह। तो वो कह रहे हैं कि इन चीजों को जो है ना वो यहां से निकाल दो। बात समझ आ गई? ओके। अच्छा, अब मनी टर्म्स जो हमने बना लिया उसमें क्या कहता है? प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन नॉमिनल मनी कैपिटल ओवर द पीरियड, thus increase in the prices of assets held over the period, that is holding gains are conceptually profits. They may not be recognized as such until disposal, as mostly historical cost is used, no adjustment to profit is required. वो कहता है कि यार आपने अपने पास जब कोई चीज़ रखी होती है ना सर, इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें पड़ी पड़ी भी महंगी हो जाती हैं। जैसे आजकल गाड़ियों का आपने बात ज़हन में देखी होगी कि जिन लोगों ने गाड़ी खरीदी थी मिसाल के तौर पे 20 लाख की, गाड़ी उनकी आजकल सेल हो रही है 35 लाख की। ये क्यों है? ये इन्फ्लेशन की वजह से है।
वो कहता है कि जब आप मनी टर्म्स के तहत बना रहे होते हो ना, आखिरी लाइन पढ़ें, एज मोस्टली हिस्टोरिकल कॉस्ट इज यूज नो एडजस्टमेंट्स टू प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड। वो कहता है कि इस मेथड के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से जो कीमतें चेंज हो रही होती हैं, आपको कोई एडजस्टमेंट अपनी इन कैलकुलेशन में करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यानी कि वो कहता है कि जो कैपिटल आप घर से लाए थे 10,000 रुपए का, पड़े पड़े उसकी वैल्यू बढ़ गई। सवाल में बताया उसने कि आपकी जो कीमत है प्रोडक्ट की वो 10% स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है, 5% जनरल है, तो आपके पास जो कैपिटल 10,000 का वो बढ़ गया ना। यही कहेंगे ना आप कहेंगे यार मैं तो घर से 10,000 का लाया था लेकिन अब इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो आप इस मेथड के तहत कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ओके, लेकिन जो अगला मेथड है रियल टर्म्स, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाईजान प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टेड परचेजिंग पावर ओवर द पीरियड, thus only that part of the increase in the prices of assets that exceeds the increase in the journal level of prices is regarded as profit. The rest of the increase is treated as a capital maintenance adjustment and as a part of equity. वो कहता है कि भाईजान जब आप कोई प्रोडक्ट अपने बिजनेस में लेकर आते हैं ना 10,000 रुपए की, और उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, तो आपकी इक्विटी असल में बढ़ रही होती है। अब मैं अगर अपनी गाड़ी की बात करूं फॉर एग्जांपल, चलें दुनिया देख रही है तो खैर है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैंने कौन सा टैक्स छुपाना। मैंने गाड़ी अपनी खरीदी थी 1.7 मिलियन की, आज से 8 साल पहले 2016 में। अब मेरी किताबों में वो गाड़ी 17 लाख रुपए की थी, आज तक वो 17 लाख रुपए की चलती आ रही है। मैंने गाड़ी पिछले हफ्ते बेच दी, ओके, मैंने सेल कर दी। अच्छा, अब वो सेल जितने की भी हुई है उसको छोड़ दें, लेकिन वो 17 से कैद में तकरीबन दुगने पे सेल हुई है, नहीं 34 से थोड़ी सी कम, तो उतने पे अगर सेल हुई है, तो अब मुझे बताइए कि मेरी किताबों के अंदर जो कैपिटल पड़ा हुआ है, क्या मुझे वक्त के साथ साथ उसको भी 32 नहीं कर देना चाहिए था? 32 की सेल हुई है, 32 नहीं कर देना चाहिए था? ये बात ज़हन में आती है। अब मनी टर्म्स वाले कहते हैं कि नहीं भाई, आपको इस चीज की एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको। लेकिन रियल टर्म्स वाले कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी चीज की वैल्यू बढ़ रही है ना, आपको अपनी इक्विटी भी बढ़ानी चाहिए थी, आपको इसको भी इंक्रीज करना चाहिए था। ये कहते हैं रियल टर्म्स वाले। तो इसका मतलब है कि जो चीज आप 10,000 की अपने पास रख के बैठे हुए हैं, असल में वो 10,000 की अब नहीं रही, उसमें इन्फ्लेशन की कोई एडजस्टमेंट करो। बात समझ आती है? बात समझ आती है? तो अब ये काम हम कैसे करेंगे मेरे भाई? ये काम मैंने जो जगह छोड़ी हुई है प्रॉफिट के बीच में और ऊपर, यहां पे आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट क्या होगी? सर जी एंट्री पढ़ लें जो हम रियल टर्म्स वाला पढ़े हैं, उसके नीचे बॉक्स में एक एंट्री बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, और इन्फ्लेशन रिजर्व के नाम से इक्विटी के नीचे एक हेड ओपन हो जाता है विच इज जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन सरप्लस, उस तरीके से ओपन हो जाता है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं? हम ये इन्फ्लेशन का इंपैक्ट डाल देते हैं। अब इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कैसे होगी मेरे भाई? इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट 5% स्पेसिफिक है और 10% सॉरी 5% जर्नल है, 10% स्पेसिफिक है, ऐसे ही है। रियल टर्म्स कहता है बस 5% एडजस्टमेंट कर दो। 5% स्पेसिफिक है, जर्नल है? जर्नल है। तो यहां पर हम 5% लगाएंगे ऑफ द इक्विटी। ओके, ये बैलेंस ऑफ इक्विटी पे लगता है और ओपनिंग इक्विटी पे लगता है। यानी जो इक्विटी आपके पास साल के शुरू में होती है, बेसिकली आपने उसको ही देखना होता है ना कि भाई अब ये इक्विटी असल में इसकी अब वैल्यू क्या है। तो 500 कितना प्रॉफिट आया? अब प्रॉफिट हो गया कम होके 3500 का। ओके, कैश आपके पास 14,000 ही पड़ा हुआ है भाई, ऐसे ही है। कैपिटल आपके पास ओपनिंग 10,000 पड़ा हुआ है, और ये देखिए मैंने थोड़ी सी जगह यहां पे भी छोड़ी थी इन्फ्लेशन रिजर्व के लिए। इन्फ्लेशन रिजर्व 500 इधर आ गया और प्रॉफिट 3500 ऐसे आ गया, और ये 14,000 है। सर ये क्या हुआ क्या? ये असल में ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भाई तुमने जो 10,000 की चीज 14,000 की बेची है ना, ये तुम्हारा इसमें सारा कमाल नहीं है। 500 तो मार्केट इन्फ्लेशन की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं, तुम्हारा कमाल तो 3500 का है बस। अब ये जो गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई हैं बेशुमार, माशाल्लाह लुट मच गई है,
अब क्या ये कंपनी वालों का कमाल है? नहीं सर, ये तो इन्फ्लेशन वालों का कमाल है। तो अगर कंपनी कह दे कि जी ये हमारा प्रॉफिट है, तो सर ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, क्योंकि आपको रेशोज में यह बात बताई गई थी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आर एक्चुअली परफॉर्मेंस रेशोज, ये आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने कह दिया देखो जी हमने 50 लाख कॉस्ट वाली गाड़ी 80 लाख रुपए की बेच दी, 30 लाख प्रॉफिट परफॉर्मेंस, देखिए भाई क्यों कहेंगे तेरी क्या परफॉर्मेंस है, और डॉलर 180 से 280 चला गया, तेरी क्या परफॉर्मेंस है इसमें? तो इसका मतलब है कि जरा बात को बेहतर बनाने के लिए हमें ना ये एडजस्टमेंट्स कर लेनी चाहिए, तब सही जाके पता लगता है। अब कुछ बात समझ आनी शुरू हुई है? क्लियर है ना? अब कुछ बात बेहतर समझ आनी शुरू हुई है, बस जबरदस्त हो गया। तो सर रियल टर्म्स के अंदर हम जो है वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट होती है उसकी इन्फ्लेशन की बात कर रहे होते हैं। आई एम सॉरी जर्नल, जर्नल कोई बात नहीं, चाय नहीं पी अभी मैंने, आपकी खैर। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ओके, दिस इज फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, ठीक होगी बात। और इसके अंदर हम बात करते हैं किसकी? बड़ा खतरनाक वर्ड है भाई, कोई तू इंसान बन जा, जनरल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की, ओके, ठीक हो गया? नहीं बोलेंगे? तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे इसको मुकम्मल करना चाहूं तो इस पे एक समरी बन सकती है, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इसमें नहीं करते, हम नहीं करते ना, हमने नहीं की, इसमें होती है, लेकिन कौन से वाली? जर्नल वाली, ठीक है, ओके। अब एक ही ऑप्शन बची है और एक ही मेथड बचा है, अब आपको बात समझ आ गई होगी, स्पेसिफिक बचाना, तो वो हम कर देंगे फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस पे। पढ़ लेते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। जी नहीं नहीं सर, जज़ाकल्लाह, नाश्ता मैं कराया था, चाय मैंने जल्दी में पी, मैं लेट हो गया असल में थोड़ा सा, मैं कहा यार जरा चाय जाके पी लेंगे, नाश्ता मैं कराया था आपका भाई। ओके, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, under this concept a profit is earned only if the physical productive capacity or operating capability of the entity or the resources or funds needed to achieve that capacity at the end of the period exceeds the net assets at the beginning of the period, excluding any distribution to or contribution from owners during the period. This is also called current cost accounting, as the physical capital maintenance concept requires the adoption of the current cost basis of measurement. Okay, सर जी ये जो मेथड है ना ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट की बात करता है, यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है वो कहता है कि मेरे भाई स्पेसिफिक होके मेरे साथ बात करो कि जो प्रोडक्ट तुमने सेल की है असल में उसकी इन्फ्लेशन क्या थी। उसकी इन्फ्लेशन तो 10% थी ना, वो कहता है कि आपने जो 4,000 का प्रॉफिट आप कहते हो ना कमाया, 10,000 वाली चीज 14,000 की बेची है, वो कहता है कि इसमें आपका सारा कमाल नहीं है, 10% आप अपनी प्रोडक्ट की कीमत जो आपकी बढ़ी है ना वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है, यानी 10,000 से 10% बढ़ाएं 11,000 की होगी, तो 11,000 जो बेसिकली आपकी बढ़ी है ना वो आपकी प्रोडक्ट है, बाकी 3,000 चलो मान लिया आपका कमाल है। ओके, ये बात वो करता है। तो ठीक है जी, मेरे ख्याल में तीसरा मेथड है जी फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। $14,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको पता है 10,000 हो गई, और यहां पर हम इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट लगाएंगे 10% ऑफ इक्विटी। ये 10,000 भाई इक्विटी है, इसको अपने इन्वेंट्री की कॉस्ट ना समझिएगा, इक्विटी पे लगाते हैं हम 1,000 और प्रॉफिट हो गया 3,000। आपने चीजें बेची तो कैश आ गया जी 14,000, उसके बाद कैपिटल आपके पास ओपनिंग था 10,000, और जब आपने इन्फ्लेशन रिजर्व बनाया तो इन्फ्लेशन रिजर्व 1,000 का है, प्रॉफिट आपका 3,000 का है, और आंसर आपका देखें वही 14,000 का है। ठीक होगी बात? तो सर ये चीज है मेरे भाई, इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स, अच्छा इसमें है जी इन्फ्लेशन की बिल्कुल एडजस्टमेंट होती है, यस, लेकिन स्पेसिफिक वाली। इनके कुछ ऑल्टरनेट नेम्स भी हैं जो कि हो सकता है पेपर में आपके काम आ जाए। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, इसका नाम है जी कांस्टेंट
परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, और इसका नाम तो इसने यहां पे दिया हुआ है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आई कैप शरारत करता है भाई, वो बजाय इसके कि आपको ये ऊपर वाले नाम दे, वो आपको ये ऑल्टरनेट नेम्स दे देता है, तो इसलिए आपको ये नाम पता होने चाहिए। वो ठीक है, वो सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है, नहीं नहीं सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी जल्दी इस बात पे अपने आप को राजी कर लेंगे ना कि अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, उतनी जल्दी सुकून में आ जाएंगे। रियल टर्म किधर है? कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। अच्छा भाई नहीं पूछा सर लिखा क्या हुआ है, भाई ने जरा टेक्निक अपनाई है, भाई ने क्या इसका दूसरा नाम क्या? यार वो संडे को तो सुकून कर लिया, संडे को भी पढ़ने आ गया यार, कोई शर्म नहीं आती यार, कौन लोग हो यार, पता नहीं कौन अजीब लोग हैं यार। जी भाई ओके है सब, या तुम भी आ गए संडे को पढ़ने यार? सॉरी ये क्या लिखा? किधर लिखा हुआ है? अच्छा प्रॉफिट रिप्रेजेंट देन कि नॉमिनल मनी कैपिटल इंक्रीज इन प्राइस एंड एसेट ओके। वो कहता है कि भाईजान जो आपने एसेट अपने पास होल्ड करके रखे हुए ना, उनकी जो वैल्यू वक्त के साथ साथ बढ़ रही है ना, असल में वही आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे ना, दुकानदार वाले IS2 नहीं जानते, उनके पास आप जाके कहेंगे ना तो आप उनसे पूछेंगे, मेरे साथ ही एक दफ़ा हो चुका हुआ है प्रैक्टिकली, मैंने एक भाई साहब से पूछा कि भाई आपके पास जो इन्वेंट्री है, वो अपना ना पूरा अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप करवा रहे थे, सुनिएगा आपको ये बात खुद ही समझ आ जाएगी। वो भाई साहब कहते हैं कि जी हाँ लिखें, उन भाई साहब ने पूरे 2 दिन लगा के ना मुझे पूरी अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट बताई और साथ आके उनकी ना वैल्यू बता दी कि ये आइटम 100 रुपये की, ये 200 की, ये 500 की, ये 600 की, सारी वैल्यू लिखवा दी। खैर वो सारी सिस्टम में एंटर हो गई। उसके बाद जब इन्वॉइसें बननी शुरू हुई ना, तो सेल होनी शुरू हो गई। अच्छा मंथ एंड पे जब प्रॉफिट देखा ना, तो प्रॉफिट 0 था। अच्छा मैंने कहा ये गलती हो गई है कोई, खैर मैं तकरीबन उस पर 3-4 घंटे खपता रहा कि यार ये हुआ क्या है। बाद में पता लगा उन भाई साहब ने जो मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू लिखवाई थी ना, वो सेल वैल्यू लिखवा दी थी। क्यों? अच्छा फिर मैंने कहा आपने सेल वैल्यू क्यों लिखवाई? कहता है भाई मैंने खरीदी तो बेशक 10,000 की थी, लेकिन असल में इसकी वैल्यू तो 14,000 है ना, मार्केट में वैल्यू तो 14,000 है ना, तो मैं तो उस वैल्यू से देखूंगा कि मेरे पास इतनी मालियत का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं तो उसी पे लिखवाऊंगा ना। तो ये वो बात कर रहा है कि ये जो आपने चीज 10,000 की खरीदी और उसकी वैल्यू असल में 14,000 की थी मार्केट में, तो ये जो इंक्रीज है यही आपका प्रॉफिट है। तो फिर भाई ने उसको IS2 समझाने की कोशिश की, फिर उसने मुझे अपना बिजनेस समझाने की कोशिश की, फिर हमने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की। खैर एनीवेज क्या हुआ? बात बन जाती है सर, जुगाड़ लगानी पड़ती है, लेकिन बात बन जाती है। देखिए डॉक्टर है ना, डॉक्टर, आप उसके पास जाके मुझे समझ नहीं आती, अच्छा डॉक्टर से जाकर लड़ रहे होते हैं, डॉक्टर कहता है ना आपको ये मसला है, नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो गूगल पर पढ़ा था, मुझे ये मसला है।
यार वो डॉक्टर है, तुम गूगल देख के आ गए हो जी। अब वो भी फिर आगे से अकाउंटेंट का भी कुछ ऐसा ही होता है, आपने एक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आपको पता है रूल्स का, वो भाई साहब अपने तरीके से चला रहे होते हैं। तो फिर जिस तरह डॉक्टर समझाता है ना आपको को भाई गूगल फजूल है, फिर आप उसको समझते हैं यार तू फजूल है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होना चाहिए, ताकि फिर वो जब उनको ये बताते हैं ना कि इतना प्रॉफिट ये फिर वो समझ जाते, कहते हैं हाँ बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन फिर भी कहते हैं यार अच्छा कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बन सकती जहाँ पे मुझे पता लग जाए इनकी सेल वैल्यू क्या है। वो चीज़ खत्म नहीं होती उनमें से, लेकिन आपको कुछ इस तरह से मिड वे निकालना पड़ता है कि आपका भी काम हो जाए उनका भी हो जाए। ओके जनाब। सर कॉन्सेप्ट्स हैं, बुजुर्गों ने बना दिए। हाँ बस कॉन्सेप्ट्स हैं ये जैसे कहते हैं ना हम आज तक ये काम करते हैं, हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो इन पे होती है ये। अब बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं जी रियल टर्म ये है, फिजिकल ये है, तो ठीक है सर कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके लाल बत्ती पे क्यों रुकते हैं जी? ये फर्क यही है जी, बिल्कुल। अभी आपको पास पेपर कराता हूँ, अभी समझ आ जाएगी। आइए ज़रा सवाल नंबर 470 पे है, देखें अभी पास पेपर में यही बात आपको समझ आती। यह दुर्घटना आखिरी साल मार्च में पेश आई थी। ये 5वीं बिजली बन के गिरी थी, छोटी बिजली थी 4 नंबर की, इसलिए झटका ही लगा था बस, एक वफात नहीं हुई थी। ऑन 1 मार्च 2022 पता नहीं कौन सा एम्पायर लिमिटेड कमेंस्ड ए बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 60,000 विच वॉज यूज टू परचेज 2 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। लें जी हमने 60,000 के कैपिटल से कारोबार का आगाज किया जिससे हमने 2 आइटम्स इन्वेंट्री की खरीदी। डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी आर एस फॉलोज। लें जी कॉस्ट और सेल्स इन मौजूद है। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट 25,000 और सेल 55,000, और प्रोडक्ट बी की कॉस्ट 35,000 और सेल 70,000। देखिए सर दोनों आइटम्स की कॉस्ट का टोटल करें 60 ही बनता है, और यही 60 एज अ कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, यानी कि 60,000 इन्वेंट्री को डेबिट किया होगा और कैपिटल को क्रेडिट किया होगा। इजाफी मालूमात, जर्नल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर इज 8%। और समझ रहे हो इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू, ये इसने डाटा। अच्छा अब आपको सवाल में डाटा इन्फ्लेशन के बगैर दिया जाए ना तो वो मनी टर्म्स वाला काम तो आप पहले भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको इन्फ्लेशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने आपको जनरल इन्फ्लेशन दे दी है ना, तो इसका मतलब है आप रियल टर्म्स में भी आ सकते हैं, रियल टर्म में भी आ सकते हैं। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग द ईयर इज 12%। ओ प्रोडक्ट ए का फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस बन सकता है। अब जरा बात सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। करंट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? आज की जो कॉस्ट है, ऐसे ही है, आज की जो कॉस्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 45,000। क्या मतलब है इसका? रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब यह होता है कि अगर आज आप जाएं मार्केट में चीजों को खरीदने तो इन चीजों की कॉस्ट क्या है, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। चीजों को रिप्लेस करने की कॉस्ट, करंट कॉस्ट। ओके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मौजूद है। आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ी हुई है अभी कि नहीं? उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का एक टॉपिक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग, वहां पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट का एक टॉपिक मौजूद है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का नाम करंट कॉस्ट भी है कि आज अगर मैं ये चीज खरीदने जाऊं तो कितने की है। जैसे आप लोगों की जेबों में आईफोन 14 पड़े हुए प्रो मैक्स, आपने 5 लाख के खरीदे थे, आप जब ये रिप्लेस करने जाएंगे तो 15 के साथ रिप्लेस करेंगे ना, उसकी कॉस्ट है 6.5 लाख रुपया। तो इसका मतलब है कि आपके आईफोन की रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस वक्त 6.5 लाख रुपया हो चुकी हुई है, यानी कि करंट कॉस्ट 6.5 लाख रुपया हो चुकी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, यही बात वो कह रहा है कि ये इन्फ्लेशन की वजह से ही बढ़ी होगी। ओके तो इट मींस कि जब अच्छा रिक्वायर क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आईईएल अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। वो कहते हैं सर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस बनाओ। तो सर मुझे ये बताइए कि आप क्या करेंगे? आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस है, दोनों को टोटल करके सेल्स आ जाएंगी। दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट भी है, उनको टोटल करके कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। उसके बाद फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आप जनरल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करते हैं कि स्पेसिफिक करते हैं? आप स्पेसिफिक करते हैं। सर प्रोडक्ट ए के लिए उसने आपको स्पेसिफिक दे दिया है 12%, किस पे लगाएंगे 12%? आप 25,000 पे लगाएंगे ना, 25,000 पे, क्योंकि इक्विटी में 25,000 का पोर्शन इसका है, तो 25,000 पे 12% लगा के इसकी स्पेसिफिक। सर बी की तो उसने परसेंटेज ही नहीं दी आपको। सर उसने 45 दी तो हुई है। आपने बेसिकली परसेंटेज से क्या निकालना होता है? आपने परसेंटेज से यह निकालना होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से कीमत कितनी इंक्रीज हुई।
तो सर उसने बी के बारे में खुद बता दिया कि पहले 35 थी अब 45 हो गई, तो इसका मतलब है 10,000 इन्फ्लेशन की वजह से है, तो इसका 10,000 यूं निकल आया। बात समझ आ गई? तो क्या ये सवाल आप कर सकते हैं? ये लगाएं 30 सेकंड लगाएं, 30 सेकंड लगाएं, अभी करें, 1 मिनट करें, 1 मिनट में करें, ताकि ये किस्सा तो क्लोज हो यहीं पे। घर जाके आपने कौन सा पढ़ना होता है? वर्किंग डेज में नहीं पढ़ते तो संडे को क्या पढ़ना? आइंदा करोगे सीए? और करो सीए जी। क्या हुआ? अच्छा एक बार हो जाए फिर नहीं आते, बड़े शौक से आए थे सीए कर लो जिंदगी आसान है, जिंदगी तो और मुश्किल हो गई है। अच्छा मेरा जब तक आखिरी पेपर पास नहीं हुआ ना, मेरे अब्बा जी टेंशन में फिरते रहते थे, वो बस यही पूछते थे जब भी रिजल्ट आता था, अच्छा बेटा एक और पास हो गया, वेरी गुड, कितने रह गए और? अच्छा अच्छा अब 17 रह गए, वेरी गुड। फिर अगली टर्म में अच्छा 2 और पास हो गए, अब कितने रह गए? ओके वेरी गुड। मुझे 6 साल, 6 महीने एक्स्ट्रा। ओए होए क्या यादें थी वो भी। मेरा पहला दिन जब मैं कॉलेज ढूंढ रहा था, सीए कहाँ से होता, मुझे आज भी याद है, मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा था। बस मैं नाम नहीं लूंगा इधर, सबको पता एक ही होता था। तो इंसान बनो, कुछ बातें कहीं नहीं जाती, नजर लग जाती है। यार सवाल अब तक हो जाना चाहिए था। ये क्या मिटा दूं ये? ओके मैन, देख रहे इधर सवाल नहीं कर रहा। वर्क थीव्स, वर्क थीव्स को भी ना सजा मिलनी चाहिए, 6 महीने की कैद होनी चाहिए, जैसे पैसों के थीव्स को मिलती है ना, या ज्वेलरी के थीव्स को मिलती है, वर्क थीव्स की भी सजा होनी चाहिए, काम चोरों की। अच्छा अच्छा, ये भाई ना कहीं और जा रहे हैं, ये वो नहीं वो है। जी भाई करें बोर्ड पे सवाल, आप पे बैठा रहा ना तो ये क्लास ऐसे निकल जानी है। ले जी सेल्स हमारी टोटल कितनी हुई है, जरा टोटल करें दोनों को। 125 की सेल हुई है, ये तो पता लग ही गया होगा कैसे हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, दोनों की कॉस्ट को टोटल करें, 60। ले जी अब करते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक करना पड़ेगा। ले जी प्रोडक्ट ए की स्पेसिफिक पे है, जरा प्रोडक्ट ए की कॉस्ट कितनी है भाई, 25, और इसका स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है 12%। बताइए कितना? 3। तो 3 की इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ए की वजह से हो गई, और बी, बी के बारे में तो उसने खुद बता दिया मेरे भाई, क्या बता दिया है कि भाईजान इन्फ्लेशन की वजह से 10 का इंक्रीज हुआ है। ओके बताइए जी, प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होता है प्रॉफिट, बताइए। कोई नहीं कर ले सी, ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको। 52 के 62, यू मीन टू से 52? ओके 52, 52। ओके तो सर बेचने पे कैश कितना आया? अच्छा उसने हमसे इक्विटी पोर्शन मांगा हुआ, सिर्फ उसने इक्विटी पोर्शन मांगा हुआ, बाकी तो उसने मांगा ही नहीं हुआ, लेकिन चले कैश ही लिखना है, बाकी कैश ही होता है ना, एसेट में तो कैश ही होगा। इक्विटी पोर्शन में ओपनिंग इक्विटी हमारी कितनी है, हमने कारोबार का आगाज 60 से किया, ओके मैन। हमारा प्रॉफिट कितना था, 52, और इन्फ्लेशन रिजर्व कितना है, इन दोनों को टोटल कर दें, 13, नॉट 13, इट्स 13। जी बताइए, 125 नहीं, 250। ओ ये कैश है भाई, ये एसेट अलग होता है, ओके नीचे इक्विटी अलग होती है। ओके सब अच्छा है, ओ बोल, सब अच्छा है, वो इतनी सी बात थी, 4 नंबर आ गए, बाकी रह गए 46, वो तो आप क्या ही जाएंगे। एमसीक्यूज बस 9 से 11 नंबर इतने तक के आ रहे होते हैं। हाँ हाँ वो यार कॉन्सेप्ट ही होता है, वो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप की चीज होती है, बस यही होता है ना एमसीक्यू, और क्या होता है। और सब अच्छा है। लें जी, यहां पे चैप्टर तमाम हुआ, यहां से आगाज कैश फ्लो है। क्या शेर है?
संडे को काम करने की आदत नहीं है मुझे यार, लेकिन चले मजबूरी बड़ा कुछ करा देती है दोस्त। कहा था सीए कर लो ज़िंदगी आसान है। जे कल मेरी बेटी पूछ रही थी बाबा सुबह तो कहीं नहीं जाना, सुबह मुझे साइकिल के लिए ले जाएंगे पार्क में। मैं कहा मेरी ना सुबह क्लास है। बाबा आप संडे को भी पढ़ाते हैं? मैं कहा हाँ बेटा, मैं बड़ी होगी ना मैं तो कभी संडे को स्कूल नहीं जाऊँगी। मैं कहा मैं भी बेटा यही कहता था। ओके, तो फिर आगे से उसने ऐसी बात की, मैं खामोश हो गया। उसका ना सैटरडे ऑन था, पीछे वो स्कूल बंद रहे ना तो उसका ये सैटरडे ऑन था। कहती बाबा वो सैटरडे को जब टीचर मुझे बुलाते हैं ना तो टीचर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा अच्छा मैंने भी संडे को बुला लिया तो मतलब मैं भी बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं कहा रही ओके ओके। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे मन के सच्चे, कोई बात नहीं, खैर है, खुद ही समझ आ जाएगी बड़ी होगी तो। हाँ अभी तो छोटी सी है, 7 साल की है। ओके मैन ओके। आए जी डायरेक्ट मेथड से ज़रा एक सवाल और आपके खिदमत में पेश करें। हो मैन, क्या 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 वक्त है ये सवाल करने का। सवाल नंबर 12, संडे ट्रेडर्स। संडे ट्रेडर, संडे संडे यार आपको डायरेक्ट मेथड समझ आ गया है ना? वैसे नहीं पसंद आया सर? मैं चलेंगे भाई। कौन थे भाई? अच्छा ये लाइब्रेरी के लिए आते हैं सर? आज भी लाइब्रेरी खुली होती है यार? बड़े पढ़ाकू बच्चे हैं यार माशाल्लाह। क्या लाइब्रेरी का टाइमिंग्स क्या है इधर? क्या मतलब दोपहर 12 से 2 घंटे? वो तेरी खैर, नहीं तो सुबह कितने बजे ओपन होती है? 9 से रात 2, 17 घंटे। गर्मियों में तो फुल होती होगी। अच्छा अभी भी फुल होती है? तो हॉस्टल में नहीं पढ़ा जाता? क्यों? सवाल कैदी नंबर सॉरी सफ़ा नंबर 702, सफ़ा नंबर 702। यार ही काट देना सर, संडे है ना, लोग मोबाइल देख रहे होते हैं, अभी नजर ही ना पड़ जाए। सवाल नंबर 12 है जी, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ संडे ट्रेडर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। बैलेंस शीट दे दी गई और प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया गया। ठीक है जी, हम डायरेक्ट मेथड से सवाल कर रहे हैं और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अब यहां पर हमारे पास जो लेजर्स हैं वो वर्किंग कैपिटल आइटम्स के भी बनेंगे। ओके ओके, इजाफी मालूमात पढ़ लेते हैं। 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट। मैंने आपको बता दिया था कि भाई इस उलझन में ना पड़िएगा कि कैश क्या है क्रेडिट क्या है। जितनी भी सेल उसने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दी हुई है 29,700 की, वो सारी की सारी उठा के डेटर्स में फेंक दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो कैश निकलना है वो बराबर ही निकलना है, तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹750 million विच वॉज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इन द रेशियो 3:1। भाई साहब फरमाते हैं कि डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है वो 750 को हुआ था और 750 के 4 हिस्से किए गए थे। 3 हिस्से डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में फेंक दिए गए और 1 हिस्सा एडमिन कॉस्ट में फेंक दिया गया। अच्छा इस बात से ना हमें फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपको पता है कि हम एक्सपेंस पेबल का एक ही लेजर बना लेते हैं और उसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन भी फेंक देंगे और एडमिन भी फेंक देंगे, तो इसलिए हमें दोनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। हम टोटल डेप्रिसिएशन ही माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको ये बात मैंने बता दी थी कि एक्सपेंसेस वाले लेजर में जो एक्सपेंस की अमाउंट होती है उसमें से नॉन कैश चीजें हम निकाल देते हैं। तो पहले तो उस दिन सिर्फ डेप्रिसिएशन चूंकि शामिल नहीं थी इसलिए कुछ नहीं हुआ था, यहां पे चूंकि शामिल है तो माइनस करेंगे। उस सवाल में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं थी ना, अलग से दी हुई थी, तो यहां पे चूंकि शामिल है तो माइनस करेंगे। और याद रखिएगा नॉन कैश सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं होती, और क्या नॉन कैश होता है? इंपेयरमेंट भी होती है भाई। इसके अलावा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, वो भी तो इन्हीं में क्लब हुआ होता है, अगर हुआ है तो वो भी आप माइनस करेंगे। वो भी जी बिल्कुल वो भी हो सकता है फेयर वैल्यू गेन, और वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो सकता है, एसेट का तो नहीं होता ना। एसेट का तो फेयर वैल्यू I-16 के तहत डायरेक्ट किधर चला जाता है? एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, वो पीएनएल में तो नहीं आता, तो इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पीएनएल में जाता है, उसको कंसिडर करेंगे। फिर आगे भाई फरमाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स ₹40 million इन रिस्पेक्ट, ओ आ गया लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। लें सर
इक्विपमेंट को बेचा, 40 का लॉस आ गया। सर ये भी नॉन कैश है, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। द रिटर्न डाउन वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 152 मिलियन। ये तो आपको गेन और लॉस निकालने के तरीके बता रहा है, जिससे आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे और वहां से जो एसेट को बेचने पे कैश निकलेगा वो आपने इन्वेस्टिंग में लिखना होगा। ये उसके तरीके बता रहा है आपको। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स इम्पेयरमेंट लॉस। सर ये तो बड़ा हैवी सवाल है। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन व्हीकल्स अमाउंटिंग टू 24 मिलियन। व्हीकल्स पे इम्पेयरमेंट लॉस आया 24 मिलियन का, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये भी शामिल है, ये भी माइनस करेंगे। फिर लोन इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1984 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। सर याद रखिएगा, ये लोन के लेजर में तो अमाउंट आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है। इंटरेस्ट को अलहदा करना पड़ेगा। हो सकता है सवाल में कोई तरीका हो, तो सवाल करेंगे तो शायद कोई तरीका हमें मिल जाए। तो लोन का लेजर बनाते हुए ये कैश डेबिट साइड पे आपको पता है आता है, लेकिन इसके अंदर चूंकि इंटरेस्ट शामिल है तो इंटरेस्ट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, बाकी अमाउंट फिर लोन की होगी। अदर इनकम के अंदर क्या शामिल है? इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 220 मिलियन। और सर ये क्या है? ये भी सर आपका नॉन कैश आइटम है, इसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में जब हम अदर इनकम की बात करेंगे तो अदर इनकम में से हमें इसको निकालना पड़ेगा। ओके, 220 को निकालना पड़ेगा। फिर अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 184 मिलियन। तो ठीक है, ये तो कैश आया है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एसटीएल इशूड राइट शेयर एट प्रीमियम। ये इसने हल्का सा जुमला लिख दिया है, लेकिन इसने हमारे इस बारे में कोई बात नहीं की कि बिफोर मार्केट वैल्यू क्या थी, कितना प्रीमियम था, ताकि हम देख सकें कितना पैसा आया। लेकिन आपको ये हिंट दे गया है कि शायद शेयर प्रीमियम को जो आप बैलेंस करेंगे, उस बैलेंस से जो अमाउंट निकलेगी वो फिर आपको पता है कि हो सकता है कि शेयर कैपिटल में भी आए, हो सकता है कैश में भी आए। ये सब बातें हमें देखनी पड़ेंगी। तो बहरहाल ठीक है जी, सवाल आपके सामने है। फॉर्मेट आप बनाए डायरेक्ट मेथड वाला, 2 मिनट में बन जाएगा। उसके बाद फिर हम सवाल की वर्किंग शुरू करते हैं। सर ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जाके ना रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा। इसमें चीज़ें सिर्फ ये कैपिटल मेंटेनेंस वाली हैं, बाकी तो सारा कुछ सीधा सीधा ही है। सवाल पास्ट पेपर नंबर कौन सा है जी? 7। संडे ट्रेडर्स लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सर साल कौन सा दिया गया है? 30 जून 2019। डायरेक्ट मेथड है भाई। सर मार्कर वगैरह का आप कह सकते हैं उनको नीचे।
ठीक है जी, यहां तक हमारा फॉर्मेट बन गया। अब आगाज है वर्किंग्स का जी। सबसे पहले वर्किंग वन आपको पता है किसकी बनेगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, क्लोजिंग और ओपनिंग। ठीक है जी, अब सवाल को पढ़ते जाएंगे और जो भी डाटा हमें मिलता जाएगा उसको हम प्लेस करते जाएंगे। सबसे पहले है जी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और मेरे ख्याल में मुझे पूरे सवाल में कहीं पे भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है, कॉस्ट पे पड़ा हुआ है, बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है। तो ठीक है जी, ओपनिंग क्लोजिंग यहां पे बना लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बुक वैल्यू जी, बताइए ओपनिंग 7240 8555। देन वी हैव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हमने दो मेथड पढ़े थे, कुछ याद हो, एक कॉस्ट एक फेयर वैल्यू। सर ये कॉस्ट पे है कि फेयर वैल्यू पे है, कैसे पता है आपको? सर उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट 5 में बताया हुआ है कि अदर इनकम जो है उसमें फेयर वैल्यू इंक्रीज आया 220 मिलियन का। तो इसका मतलब है ये कितने पे पड़ा हुआ है, ये सॉरी ये फेयर वैल्यू पे पड़ा हुआ है, आई एम सॉरी, ये फेयर वैल्यू मॉडल पे पड़ा हुआ है। तो ठीक है मेरे भाई, हम साथ लिख देते हैं। इसका मतलब है इसकी डेप्रिसिएशन कोई भी नहीं होगी, पता ना कितना है ब्रॉड डाउन 1120 और कैरेट डाउन 1800। उसके बाद है जी स्टॉक इन ट्रेड, भाई डायरेक्ट मेथड है मत भूलिएगा, स्टॉक इन ट्रेड। फरमाइए जी ब्रॉड डाउन और कैरेट डाउन। उसके बाद आ गया जी प्री पेमेंट। हाँ जी, प्री पेमेंट्स का लेजर बनाना पड़ेगा सर, एक्सपेंसेस में जाएगी ये बात, ये एक्सपेंसेस में जाएगी बात। हम एक्सपेंसेस का आपको पता है एक ही लेजर बनाते हैं और ये तमाम फजूलियात हम उसमें लिखेंगे। हाँ जी, प्री पेमेंट्स ब्रॉड डाउन डेबिट पे आएगा, कितना है जी, बल्कि लिखते हैं ना ब्रॉड डाउन प्री पेमेंट्स, कितना है जी 268, और कैरेट डाउन प्री पेमेंट्स का कितना है जी 184। उसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रेड रिसीवेबल्स, बना लें जी इसका भी लेजर, वर्किंग 6। फरमाइए 3600 3800। ट्रेड रिसीवेबल्स के बाद कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बता दें, कैश का ओपनिंग कितना है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया, ओपनिंग 480 और क्लोजिंग 194। देन वी हैव शेयर कैपिटल, वर्किंग 7। बताइए जी ब्रॉड डाउन कितना है 3450 और कैरेट डाउन 4650। सर जी बहुत शुक्रिया। उसके बाद क्या है जी, शेयर प्रीमियम नजर आ रहा है जी, सही नजर नहीं आ रहा, शेयर प्रीमियम। चलें अभी 2 मिनट में जरा हो जाता है बेहतर जी, बताइए 12 कुछ बेहतर हो गया 1240। उसके बाद है जी वी हैव वर्किंग 9, कौन सी जो होगी जी रिटेन्ड अर्निंग, बताइए 655 नेगेटिव, बड़ी भयानक बात कह दी। तो सर नेगेटिव तो आपको पता है इसका मतलब है रिटेन्ड अर्निंग का डेबिट बैलेंस है, ओके तो इस तरफ आएगा कितना 655 और कैरी डाउन पॉजिटिव नेगेटिव, ओह मैन ये क्या हो गया,
तो ठीक है, हो सकता है ऐसे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट इतना ज्यादा हो गया कि उसने ओपनिंग लॉस को कवर कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है जी लॉन्ग टर्म लोन्स, वर्किंग 10, जी फरमाइए। 65, हाँ अभी आते हैं तो देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी वन बाय वन चलते हैं। अभी हमारे पास है यार 65, 23, 6523 पूरा बनता है, अभी करंट पोर्शन आएगा ना तो उसमें ऐड करेंगे बाद में, अभी फिलहाल ऐसे ही चलने दें। बताएं 6024, ओके, चलिए जी आगे चलें। देन वी हैव ट्रेड पेबल्स का बनेगा लेजर, बिल्कुल बनेगा सर, डायरेक्ट मेथड है। कितना है जी ब्रॉड डाउन? 5390, और कैरी डाउन 3422। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग कौन सी है जी? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। क्या करूं जी इसको? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती है भाई? सर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अगर कोई एडवांस आ जाए तो हमारी लायबिलिटी बनेगी ना, जहरी बात है। अगर आपने कॉलेज को फीस सेशन के स्टार्ट में दे दी तो वो कॉलेज वालों के लिए लायबिलिटी है, कॉलेज वाले आपको वापस करने के पाबंद है जब तक वो आपको सर्विस रेंडर नहीं कर देते, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी इज एक्चुअली एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जी मेरे भाई, ब्रॉड डाउन कितना है और कैरी डाउन 250। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? एक्रूड लायबिलिटीज। जी एक्रूड लायबिलिटीज किधर आना चाहिए? ये तो एक्सपेंसेस का एरिया है भाई, ये तो एक्सपेंसेस का एरिया, तो यहीं पे लिखेंगे ब्रॉड डाउन एक्रूड लायबिलिटीज। बताइए कितना है? 180। और कैरी डाउन एक्रूड लायबिलिटी कितनी है? 310, 310। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल, इसका तो लेजर बनता है भाई, उनने वही वर्किंग बन गई है सवाल में। कितना है जी सब ब्रॉड डाउन? 110, और कैरी डाउन 135। उसके बाद करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। सर ये लॉन्ग टर्म लोन का करंट पोर्शन है, पता ना करंट पोर्शन क्या होता है? लोन का वो हिस्सा जो आपने अगले एक साल में पे करना है उसको करंट पोर्शन कहते हैं। होता ये कर्जा ही है, लेकिन हम कर्जे को ना दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, वो कर्जा जो साल के अंदर अंदर पे करना है और वो कर्जा जो साल के बाद पे करना है। तो चूंकि ये कर्जा हमने साल के अंदर अंदर पे करना है तो इसमें शामिल नहीं है, तो हम अब इसमें शामिल करेंगे। तो इट मींस के हमें ब्रॉड डाउन की वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग इधर ही कर लेते हैं, कोई इतनी टेक्निकल नहीं है। 6523 के अंदर ओपनिंग करंट पोर्शन कितना है? 700। जी बताइए अब ब्रॉड डाउन कितना बना? 7223। और यही काम फिर कैरी डाउन पे भी करना पड़ेगा। कैरी डाउन है जी 6024, और करंट पोर्शन का क्लोजिंग कितना है? सॉरी 850। टोटल बता दीजिए। 6874। ग्रेट मैन, ग्रेट। You know, great people's names start with S, man. S. Okay. Just saying. ऐसी बात की थी। शौकत, आई एम टॉकिंग अबाउट शौकत। ले जी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होती है? ये टैक्सेशन ही होती है भाई, ये फनकारियां बस होती हैं। प्रोविजन तो पेएबल तो फलाना, बस टैक्सेशन ही होती है। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, समझ लें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी कुछ ऐसी चीज है। तो सर लेजर बन जाएगा हमारा वर्किंग 14। प्रोविजन वो कितनी वर्किंग बनेगी? और सर जी ये सवाल होना था उस बोर्ड पे, सर जी ये सवाल उस बोर्ड पे होना था सर, इसीलिए हालात की नौयत को जानते हुए दुरुस्त फैसला हो गया। बताइए जी। 230। व्हाट आ ब्यूटीफुल नंबर 440। मेरे ख्याल में जितने लेजर बन सकते थे वो हमने बना लिए। अब क्या करें मेरे भाई? अब वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं।
ले जी, सबसे पहले चेहरा देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसमें से जो जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम रेलेवेंट जगह पे प्लेस करेंगे। सबसे पहले सेल्स, बताइए सेल्स की असल जगह कहां पे होगी भाई? क्या डेटर में लिखनी पड़ेगी? और मैंने आपको ये बात कल बता दी थी, परसों जब भी बताई थी, कल बताई थी कि भाई आपने पूरी की पूरी सेल उठा के डेटर में डाल देनी है, आपने कैश और क्रेडिट के झंझट में नहीं पड़ना। बेशक उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह दिया 72% क्रेडिट है, लेकिन आपने इस झंझट में नहीं पड़ना। ओके, उसकी वजह यह है कि झंझट में पड़ेंगे भी तो कैश सेल तो अलग से लिखनी पड़ेगी ना, तो बजाय इसके कि उस झंझट में पड़े सारे डेटर में डाल दें, तो सर डेटर में डेबिट हो जाएगा फिर 29,700। वेयर आर डेटर्स? ये है डेटर्स, यहां पाई जाती है डेटर्स की लाश, सेल्स। ओ ठीक है, नहीं बोलेंगे तो बोलना तो ही नहीं ना, बस आप कहेंगे जो बोला था उसका देखें क्या हाल हुआ, क्लास से बाहर निकाल दिया गया उसे। जी क्लास से बाहर निकाल, बोल रहा था क्लास से बाहर जी। कौन? ओ यार ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, और तुम वो नहीं वो हो, ये वो नहीं वो है, ये भी वो नहीं वो है। चले जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहीं कहां जगह पाई जाती है इनकी? कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह कहां पाई जाती है यार? ये इनके दोनों की शक्लें कैमरे में दिखाना जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर जी एंट्री बताए ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। कल परपेचुअल का पूरा निजाम आपको बताया था। परपेचुअल में हम जब इन्वेंट्री का लेजर मेंटेन कर रहे होते हैं तो जब भी सेल होती है साथ एक एंट्री कॉस्ट से भी होती है, और वो क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटोरी क्रेडिट। तो इन्वेंटोरी हम क्रेडिट करेंगे, तो इन्वेंटोरी में कितना आएगा जी? 15,750। 50 सर कैश फ्लो का सवाल मुफ्त के नंबर है। देखिए ये नंबर मिल रहे हैं आपको, ये आपने ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन बनाया, नंबर है इसके, मुफ्त मारी नहीं लगी हुई, यकीन करें मुफ्त मारी नहीं लगी। अब तक अगर ये सवाल 19 नंबर का है ना, तो मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 नंबर, 5 नंबर तो आ चुके हैं आपके, 5 नंबर आ चुके हैं आपके, बस आपने 4.5 नंबर और लेने हैं। सर ये मोटिवेशन होती है कि सवाल देख के घबराना तो बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए सवाल को देख के ना नंबर ग्रैब किया करें, ये आसान नंबर है, ये नंबर मिल रहे हैं आपको, मुफ्त मारी नहीं लगी हुई। मुफ्त में कौन पेपर करता है भाई? आपको कोई चीज मिलती है तो पेपर करते हैं ना, मुफ्त मारी नहीं लगी हुई। आगे चलें, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन कॉस्ट। हाँ जी, इसका क्या करना है सर जी? ये एक्सपेंसेस में आएंगे, ये एक्सपेंसेस में आएंगे और यहां पर हम इसको लिखेंगे, लेकिन सर मैं फाइनल अमाउंट यहां नहीं लिख रहा, मैं एक वर्किंग यहां पर छोटी सी कर दूंगा क्योंकि इसके अंदर नॉन कैश चीजें हैं जो कि मुझे निकालनी है। ओके, तो सर जी मेरे पास है 6185 और 2302। सर सवाल को ना बिल्कुल ऑर्डर में लेके चला करें, ऐसे बेहंगम ना चला करें, एक सीक्वेंस में चलें ताकि कोई रह ना जाए, ताकि कोई ये ना कहे ओ कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं यार, तू ना यार इसको दिखाओ कैमरे में, ये वो नहीं वो है। क्या हुआ? नहीं अभी नहीं करना इसका टोटल, अभी नहीं करना ना, अभी तो इसमें से नॉन कैश हम माइनस करेंगे। ओके मेरे भाई, नेक्स्ट। यार पता नहीं कौन है ये। अदर इनकम, अदर इनकम का क्या कर रहा है मेरे भाई? अदर इनकम को ऐसे ही जाने दें, क्योंकि अदर इनकम की आगे हमें पता है 184 का रेंट रिसीव हो रहा है, उसको इन्वेस्टिंग में डाल देंगे और बाकी 220 मिलियन को वैसे इग्नोर कर देंगे। ऐसे ही ना, यूं ही करेंगे, क्योंकि 200, अच्छा 220 पे जब आएंगे ना तो देखेंगे 220 की एंट्री क्या हुई होगी। 220 जो एडजस्टमेंट नंबर 5 में नजर आ रहा है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो इंक्रीज हुई है, 220 की एंट्री क्या हुई होगी? 220 की एंट्री हुई होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। तो सर उसका काम मेरे सवाल में बस इतना है कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाके 220 डेबिट कर दूंगा और अदर इनकम को मैं कुछ भी नहीं करता, अदर इनकम को इग्नोर कर दें, क्योंकि कौन सा ये कैश है, नॉन कैश है ना, कहीं पे शामिल ही नहीं है। हाँ अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लेस कर देता, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, इसमें मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि कहीं पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, कहीं पे मैंने कुछ पे ही नहीं किया हुआ। और जो रेंटल वाला है 184 का, उस 184 को तो मैं जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में ऐड कर दूंगा। तो मेरे ख्याल में इस 404 को अलग से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 220 और 184 ये 404 ही बनता। आगे चलिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया जी 1210। क्या करना है इसका? ये इंटरेस्ट में आ जाएगा, बस बिल्कुल लिखें इसको यहां पे,
एक्सपेंस 1210 और नंबर मिल रहे हैं मेरे हाल में कोई 5:45 पे पहुंच गए हैं आप, 5:45 नंबर मिल गए हैं आपको। कैश फ्लो का सवाल सर अब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा। जो पहले दिन आपकी शक्लें बनी हुई थी वो देखने वाली थी, वो तो ऐसा लग रहा था किसी ने आपसे गुर्दे मांग लिए आपके, ऐसी शक्लें बन गई थी आपकी। तो कोई बात नहीं, पहली पहली दफा ऐसे ही होता है, पहली पहली दफा ऐसे ही होता है जिंदगी में, परेशान नहीं हो। बस वो जो कहते हैं ना घबराना नहीं है, वो सही कहते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं होता, अब परेशान ना हुआ करें। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस का क्या करना है मेरे भाई? टैक्स के लेजर में किधर है टैक्स का लेजर? इतनी वर्किंग्स बन गई हैं, गुम हो गई हैं, ये है। कितनी अमाउंट है? 50 बहुत आ रहे हैं, 50 ले जी। इनकम स्टेटमेंट का चेहरा भी मुकम्मल हुआ। आइए जी इजाफी मालूमात पे। पहली एडजस्टमेंट को हम इग्नोर कर चुके और हमने डेटर के अंदर सेल्स लिख दी। उसके बाद वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹750 मिलियन विच वॉज चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट इन द रेशो 3:1। हमें इस सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सपेंस का इकट्ठा ही लेजर बना रहे हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन इकट्ठी ही चाहिए। तो सर इस कैश इस एक्सपेंस के अंदर शामिल है, माइनस करें। वी डोंट नीड यू मैन, गो अवे। एमी घुस रहा है अंदर, एमी इसको लाने की कोशिश की जा रही है, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें, ऐसे ही है एमी। मैं तो कहता हूं यहां से क्या, इसको तो यहां से भी निकालें, फारक कराएं इसको, निकल तू यहां से, ऐसे ही बीच में घुस रहा है भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे पड़ा हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन तो यहां पे भी चार्ज होगी, तो ऐसे यहां पे भी है, यहां पे भी है, निकालें इसको, फारक कराएं। पता नहीं कौन है ये, उधर भी 3% उधर घुस रहा है, 1% उधर घुस रहा है, अजीब आदमी है, सॉरी अजीब डेप्रिसिएशन। सब अच्छा है, आगे चलें। उसके बाद आ गया जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड। सर मेरे ख्याल में आपके कोई 8 नंबर आ चुके हैं, 7.5 से 8 नंबर आ चुके हैं, बस 1.5 नंबर और चाहिए। मैं कहता हूं कमाल हो गई। वो सर कैश फ्लो का जो सवाल है ना, वो दूसरे सवालों के भी नंबर पूरे करने में मदद करेगा। आप समझ नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। कैश फ्लो का सवाल 19 में से अगर आपके 15 आ गए तो सर 9.5 तो इसके अपने पास होने के हैं ना। तो जो ऊपर के 6 नंबर हैं वो किसके हैं? वो जो मुश्किल सवाल आ जाएगा उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो सर कैश फ्लो को इजी नहीं लेना, ये आपको पास कराएगी। और मैं तो कहता हूं एनपीओ भी आपको पास कराएगी क्योंकि वो भी सेम है, इतना हिस्सा सेम है, बस ये फॉर्मेट चेंज है, बस इसीलिए मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने एक सवाल कराना ना तो आपको क्लियर हो जानी है बात, फिर तो एडजस्टमेंट्स ही हैं जितनी मर्जी करते जाओ, इसलिए मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन असल में इसकी थी। ये अब माशाल्लाह से आपके चेहरों को देख के लग रहा है कि माशाल्लाह अब शीशा हो चुका है, अब गुर्दों वाली शक्ल नहीं रही आपकी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर शामिल है, इसकी बात कर रहा है सर, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात, हाँ शीशे वाली बात में, ये टिकटॉक में शामिल है। आज नहीं किसी की सुलह कराई टिकटॉक में, संडे को तो निकले होती हैं ऐसी मखलूकें, खाना नहीं खाया। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स ₹40 मिलियन इन द रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। ओ मैन, क्या करना है इसका? ले जी 40 मिलियन लॉस आया। सबसे पहले तो मुझे क्यों निकाला, और क्यों निकाला, 40 यहां से निकालें। लेकिन सर जैसे ही आपने देखा ना डिस्पोजल, तो फौरन एक वर्किंग बना लें, डिस्पोजल इक्विपमेंट, और डिस्पोजेबल नहीं, डिस्पोजल। सर जी लॉस ऑन डिस्पोजल आए तो डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है कि क्रेडिट साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे लॉस आता है, तो इसका मतलब है कि यहां पर हम लॉस लिखेंगे। कितना है जी लॉस? 40 का। ओके, इनडायरेक्ट मेथड होता तो शायद मैं इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक भी कर देता, लेकिन डायरेक्ट मेथड है, कुछ नहीं करना। इस लेजर से मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक तो मुझे वो कैश मिलेगा जो इस एसेट को बेचने पे मिला, जो मैंने इन्वेस्टिंग में लिखना है, और दूसरी उस एसेट की बुक वैल्यू मिलेगी जो कि मैंने डिस्पोज ऑफ किया होगा, जो कि मैं यहां से क्रेडिट करूंगा। ओके, तो दो काम यहां पे मुझे फायदा मिलेगा। ले जी, उसने एक आसानी कर दी, द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 152 मिलियन, तो जिस एसेट को बेचा उसकी बुक वैल्यू 152 थी, एंट्री की होगी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट और सॉरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। 152 से कुछ याद आया? 152 फॉर 0, अच्छा ओके, एनीवेज यहां तक बात समझ आ गई। ओके,
अब मेरे ख्याल में कैश तो बड़े आराम से निकल आया, क्योंकि बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पे आपको पता है वो कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट ऑफ हो जाती है, तो बुक वैल्यू आ रही होती है। तो इसको एंड पे बैलेंस करके ना, तो एंड पे कैश लेके जाएंगे जब सब लेजर्स को हम बैलेंस कर रहे होंगे। हो मैन पास हो चुके हैं आप इस सवाल में, छोड़े आगे चलें फिर। क्या हुआ, क्या हुआ सर? सर वो भी करा देंगे, मसले वाली बात ही कोई नहीं, कर लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे वो भी। उसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर शामिल है इंपेयरमेंट लॉस ऑन व्हीकल्स अमाउंटिंग टू ₹24 मिलियन। हाँ जी, इंपेयरमेंट लॉस का क्या करना है? सबसे पहले तो नॉन कैश आप यहां से निकालें 24, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री मुझे बता दें क्या होती है। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री बताएं क्या होती है। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, क्रेडिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस होता है ना, लेकिन हम एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस मेंटेन ही नहीं कर रहे, तो फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट हिट किसको मारेंगे? एसेट को। तो इसका मतलब है मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के क्रेडिट पे इंपेयरमेंट लॉस भी आ रहा होगा। नहीं, इंपेयरमेंट सर जैसे डेप्रिसिएशन में डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट एक्यूमुलेटेड होता है, लेकिन हम एक्यूमुलेटेड मेंटेन नहीं कर रहे, तो डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट होगा ना। बिल्कुल इसी तरीके से इंपेयरमेंट एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट होता है। सवाल में कहीं एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी हिट भी क्रेडिट किसको पड़ेगी? पीपीई को। और व्हीकल तो इसके अंदर ही होगी, क्योंकि आपने ये बात पढ़ ली है इंट्रो के अंदर कि एसेट्स तमाम को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नाम भी दिया जाता है, टेंजेबल एसेट्स को। वो पढ़ा हुआ है कि नहीं? पता नहीं कहां पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। इंपेयरमेंट लॉस कितना है जी? 24। भाई जी मैंने ये बस ये सवाल ये कराना है, बैलेंस बुलेंस आपने करने हैं और कैश कुछ आपने खुद लिखने हैं जाके जी। हाँ देखा, पहले दिन में ये जो बुध को शक्लें थी ना, आज शक्लें देखो कैसी हो गई हैं। तो सर 3 से 4-5 दिन दिया करें इजी होके, सुकून से। माशाल्लाह सर, यही चाहिए, बस मेहनत कर लें सर, 2028 तक क्वालिफाई हो जाएंगे। सर ये तो मैं इनसे पूछे, मैं तो इनको कहता रहता हूँ, पता नहीं किसने कहा है, ढूंढो उस बंदे को जो कहता है सीए कर लो जिंदगी आसान है। ये देखो संडे को ख्वार हो रहा हूँ जी जी। और यार ये ना बस कहावत है ना, दूर के ढोल सुहाने, या अंग्रेजी में कह दो द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। और सर ऐसे ही होता है, हम हर शख्स को ना दूसरे शख्स की जिंदगी अच्छी लगती है। पाकिस्तान में रहना ही नहीं है तो तुझे पाकिस्तान वाला रहने नहीं देते, कोई दूसरा मुल्क तुझे रहने देगा? किधर रहना है मेरे भाई ने? कहाँ जाना है मेरे भाई ने? खलीजी, तो खलीजी वाले कहाँ जाएंगे अगर तू खलीजी चला गया तो? खलीजी ओ यार, कभी गए हो किसी दूसरे मुल्क? यार अपना मुल्क अपना ही होता है, अपना मुल्क अपना ही होता है, सही कह रहा हूं। और आपका मुल्क वाकई में बहुत ममालिक से बेहतर है, सही कह रहा हूं। जब तुम वहां पे जाओगे ना, और जब तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और जब से तो पूछा जाएगा हाँ भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन, बस आगे तुम खुद समझदार हो। जब सड़कों पे तुम पे आवाजें लगेंगी ना, तुम कहोगे यार पाकिस्तान ही अच्छा था, वहां पे भी आवाजें लगती थी लेकिन जरा कम लगती थी। तो इसीलिए यार अपना मुल्क माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। थोड़ी सी बट डेंटिंग पेंटिंग होने वाली है इस मुल्क की, वैसे माशाल्लाह बेहतरीन है ये मुल्क। मैं तो फिर हूं ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्या हुआ? ओ नहीं यार, बस छोड़े यार, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आगे चले, आगे यार सवाल खत्म करें, टाइम ज़ाया करा लो इनसे। लोन इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1984। हाँ जी 1984 जो हमने पे किया, इसके अंदर क्या शामिल है जी? इसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। मेरे भाई जरा प्लीज गौर करें, ये देखिएगा इधर, ये अब आपने लिखना नहीं है। सर लॉन्ग टर्म लोन्स में से कैश निकलना है, बैलेंसिंग नहीं निकल सकता क्योंकि अभी कितना कर्जा लिया मेरे पास वो अमाउंट नहीं है। लेकिन उसने इतना बता दिया कि 1984 आपने कर्जा जमा इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन सर इंटरेस्ट कितना पे किया है वो तो यहां से निकल सकता है ना, वो तो यहां से निकल सकता है। बताएं मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया है? 1185 ये इंटरेस्ट पे किया है, तो इसका मतलब 185, सॉरी यार ये सही अमाउंट आई है, ओके। तो इसका मतलब है 1984 में से 1185 मैंने इंटरेस्ट पे किया है, और बाकी का क्या है? बाकी का लॉन्ग टर्म लोन है। बताएं जी 799 लें जी, बात समझ आ गई? तो उसने जो मुझे पेमेंट बताई है ना, वो कर्जा जमा इंटरेस्ट दोनों की बताई है।
तो इट मींस कि मैंने टोटल पेमेंट में से जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो माइनस कर दी, तो बकाया प्रिंसिपल की पेमेंट आ गई। ये बात समझ आ गई सबको? ओके, हैवी एडजस्टमेंट थी, इसका कम से कम 1 नंबर होगा। आगे चलिए, अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, 220 मिलियन, ये तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिखेंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, डेबिट, और क्रेडिट का इंपैक्ट कहीं पे भी नहीं आएगा, इग्नोर करेंगे उसे। उसके बाद रेंट का लेजर, रेंट रिसीव की अमाउंट है मेरे भाई, तो अगर मैं यहां पे आपके समझने के लिए अदर इनकम रेंट का भी लेजर बना दूं, क्या कोई इनकम रिसीवेबल है? बोले, सवाल में कोई बात हुई है? क्या कोई क्लोजिंग रिसीवेबल है? नहीं। क्या कोई अनअर्न्ड इनकम ओपनिंग थी? क्या कोई अनअर्न्ड इनकम क्लोजिंग है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने बता दिया कि कैश मुझे सॉरी अदर इनकम उसने बता दी 184 मिलियन की है, तो सर अदर इनकम पीएनएल यहां पर डेबिट पे आएगा कि क्रेडिट पे आएगा? सर एक्सपेंस में पीएनएल क्रेडिट पे आता है, इनकम में पीएनएल डेबिट पे आएगा। जाहिर बात है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कैश डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट, कैश इस तरफ आएगा और अदर इनकम पीएनएल वाली इस तरफ आएगी। तो सर ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं है, तो कैश भी तो सेम ही होगा ना। ओके, राइट शेयर प्रीमियम पे इशू किए, शेयर प्रीमियम का लेजर हमने बनाया था, ये देखें। तो इसका मतलब है कि ये जो 400 कुछ का जो फर्क आ रहा है, 300 कुछ का फर्क आ रहा है, ये क्या है? ये हमारे लिए वही प्रीमियम है। लेकिन जी सवाल खत्म हो गया। अब सवाल वैसे आपके करने वाला है, सवाल आपके करने वाला है, अखलाकन आपको कह देना चाहिए सर छोड़ दें, बस साइड पे हो जाए आप, साइड पे हो जाए आप, बस सब बाजू चढ़ा देने चाहिए आपको। लेकिन नहीं सर, आप कहाँ बैलेंस करें जी, पीपी को बैलेंस करके बताएं। सॉरी, ये मेरा भाई मुझे लग रहा है कोई फनकारी लगा रहा है इस वक्त। ये मेरा भाई ना सवाल ऑलरेडी करके आया हुआ है। नहीं नहीं, तू कर वेट यार, ऐसे ऐसे शरपन पसंद अनासर से ना परहेज किया करें जो बैरूनी मुदाखलत करते हैं आगे। जी जी यार, वैसे मजाक कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म लोन्स सवाल में गिवन है, सवाल में उसने एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है। जी मेरे भाई, वैसे ही यार मजाक कर रहा हूं। हाँ, ये बैरूनी मुदाखलत हो रही है ना, साजिश हो रही है मुदाखलत। ओके, हाँ जी बताए मेरा भाई जी। 2241, तो कैश का बैलेंसिंग आ गया 2241। सर मेरा ख्याल है साथ साथ लिखते ना जाए कि एंड पे लिख लें? साथ साथ लिखते भी जाते हैं, इन्वेस्टिंग में आएगी जी ये, चेक कर लें एक दफा। बहुत मुस्तनद जरिए ने बताया है कि 2241 है, चेक कर लीजिए दोबारा। 2241 कैश पेड वर्किंग कौन सी है? 2, 2241 मनफी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बैलेंस कीजिए, शरपन पसंद अनासिर से परहेज करें। कितनी? 460। सर आपने बस सुनना है और वेरीफाई करना है कि ये ठीक बता रहे हैं कि नहीं। 460 कैश, हाँ ये किधर आएगा? इन्वेस्टिंग में ही आएगा। कैश पेड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वर्किंग कौन सी हो गई? 3460 मनफी। उसके बाद आ गया जी स्टॉक एंड ट्रेड। हाँ जी, स्टॉक एंड ट्रेड को बैलेंस कीजिए। 16050, ये क्या है जी? कैश है? ओ बोले, ओ ये कैश है? स्टॉक डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। और क्रेडिटर किधर बनाए हमने? किधर गए? इतनी वर्किंग है, सब कुछ ही गवाच गए। स्टॉक एंड ट्रेड वर्किंग कौन सी है? ये 4। हाँ जी, इस वक्त आने पे, वक्त अभी 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 नहीं, अभी नहीं। हाँ जी, एक्सपेंस में कोई रह तो नहीं गया और माइनस करने वाला? एक्सपेंस में सारे माइनस हो गए। बताएं जी एक्सपेंस कितना बनता है, नेट करके बताएं। नहीं करेगा, लिख रहा है नोट नहीं करेगा वो। उस्मान भाई का पता नहीं तुम्हें? सॉरी
8,351। सर बेरूनी नासिर ने कह दिया ये गलत है। 7673। ले जी, यहां से अब आप कैश निकालेंगे जो हमने एक्सपेंसेस के लिए पे किया है। फरमाइए जी, ऑपरेटिंग में आएगा। और जल्दी कर, एनपीओ भी कराना है अभी मैंने। 7578। 7585 ये भी गलत है। 7459 नहीं, 7459। पेपर में अगर सवाल तेरा केयरलेसनेस की वजह से गलत हुआ ना तो तू मुझे नजर नहीं। सवाल आता भी और अपनी लापरवाही से गलत कराते हैं जी। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, वर्किंग कौन सी है? अमाउंट कितनी है? सारा कुछ तो नेगेटिव आ रहा है मेरा भाई, पता नहीं पॉजिटिव किधर आना है। ले जी, उसके बाद हाँ डूबते को ट्रेडिसेबल का सारा बताइए जी। ओ तेरी खैर, एक ही जलसा जानलेवा साबित हुआ। अन्नी मचा दी उसने, कहा लो क्या 200 रुपए माइनस करते हो, ये देखो 29,500 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेबिटर्स। वर्किंग बताइए और अमाउंट बताइए। एक ही पॉजिटिव काफी है ना, मैं कल ही काफी हूं। ओह मैन डेटर सही है, मैं कल ही काफी, आप पता नहीं क्या सोच रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास शेयर कैपिटल 1200। क्या है जी ये? क्या है 1200? ये क्या है सर? जो मैंने राइट शेयर्स इशू किए होंगे ना, ये पैसा उनसे आया होगा। जो सवाल में उसने आखिरी एडजस्टमेंट दी है ना राइट इशू वाली, ये पैसा उधर से आया होगा। पता है ना एंट्री का? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट फेस वैल्यू से, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट प्रीमियम के अमाउंट से। तो सर ये 1200 वहां से आया होगा। वेयर इज फाइनेंसिंग? कैपिटल इशूड। वर्किंग बताइए, अमाउंट बताइए। किसी ने कहा तू कल्ला काफी नहीं है, मैं भी हूं। प्रीमियम बताइए। 360। हो इसने कहा है नहीं तुसी कल्ले, मैं भी हाँ नाल, मैं भी नाल ही जाना है। 360 शेयर प्रीमियम, वर्किंग 8, 360। उसके बाद ओ मैन रिटेन अर्निंग्स। क्या सवाल के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मौजूद है? कितना है? किधर है? 3507। तो आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो यहां पर आता है। ये मैंने क्या कर दिया? उर्दू में सवाल कर रहा हूं मैं, सॉरी तेरी तरह की है मैंने ये, तू भी ऐसे करता है उर्दू। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3507। कोई नहीं, संडे है, जरा आपको पता दिमाग बंदे का जरा ऑफ होता है। करें जरा बैलेंस इसे। 1200 इधर के इधर, इधर क्या होता है? पढ़ी लिखी बात क्या करें, डेबिट साइड पे सर, इधर उधर क्या होता है? इधर उधर 1200। ये 1200 क्या है सर? ये डिविडेंड पेबल है। ओके मेरे भाई एक काम कर ले, फायदा वैसे इसका अभी तो कोई नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आदत बना ले। आदत ही बना ली है तुमने अपनी शौकत, जिस क्लास में भी जाना आवाजार ही जाना। ले जी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट अगर हो रही है तो डिविडेंड पेबल क्रेडिट हो रहा है। तो सर ब्रॉड डाउन डिविडेंड पेबल का कुछ नहीं है, सवाल में तो जिक्र ही कोई नहीं है। कैरेट डाउन डिविडेंड पेबल का कुछ नहीं है। लेकिन सर इस लेजर को बनाने का फायदा ये होगा कि अगर किसी सवाल में डिविडेंड पेबल आ गया ना तो आपको ये एडजस्टमेंट ना पता होगी। अदरवाइज आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट 1200 को डिविडेंड चढ़ा देना है, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए आदत बना लें कि जब भी यहां पे डिविडेंड आए ना, सवाल में डिविडेंड पेबल है या नहीं है तो लेजर तो बनाया होगा आपने, अगर नहीं है तो फिर भी बना लें, ताकि आपको पता हो कि अगर कोई क्लोजिंग निकल आया ना तो फिर कैश 1200 नहीं है, कैश कुछ और है। कल जो सवाल किया था जुनैद जंजुआ वाला, उसमें याद है कि नहीं? उसमें डिविडेंड पेबल का क्लोजिंग आ रहा था और उसमें जो यहां से डिविडेंड की अमाउंट निकली थी वो पेड नहीं थी, पेड कुछ और थी। तो ये आदत बना ले मेरे भाई। तो ठीक है जी, ये रिटेन्ड अर्निंग से आया।
तो जब हम पहुंचेंगे यहां पर तो इंशाल्लाह डिविडेंड को भी क्लोज कर देंगे। वर्किंग 19 कहां से आ गई? वर्किंग 9 है मेरे भाई। ठीक है जी, ओके। चलिए जी, रिटेन अर्निंग क्लोज हो गया मेरे भाई। उसके बाद आइए जी लॉन्ग टर्म कर्जे पे। जी क्या कर्जा है जी, बताएं, बोले बोले क्या लिखना है यहां पे, बताएं। 450 डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? अच्छा, अब यहां पे बड़ी मजेदार एडजस्टमेंट है भाई। कुछ कर्जा आया है और कुछ कर्जा पे किया है, ऐसे ही है। तो कर्जे का आना भी रिकॉर्ड होगा और कर्जे का जाना भी रिकॉर्ड होगा। तो मैं ये दोनों बातें अलग अलग लिख रहा हूं। लोन रीपेड, वर्किंग कौन सी है ये, सॉरी, वर्किंग 10, 799। और फिर लोन रिसीव भी तो हुआ है भाई, इसी वर्किंग में से जो बैलेंसिंग निकला है वो कितना है, 450। ओ ठीक है, ओ ठीक है, ओ बोल। ओके यार, संडे संडे को बुला लेते हो यार, अजीब लोग हो यार। देन वी हैव ट्रेड पेबल्स। हाँ जी बताइए, कितना पैसा हमने क्रेडिटर्स को पे किया कैश? 18018। वर्किंग कौन सी है? ओ सॉरी, वर्किंग नहीं है ये, बैलेंसिंग है। 18018 यहां पे लिखना था, कैश पेड टू सप्लायर्स। वर्किंग कौन सी है? 11। और अमाउंट कितनी है? 18018, मनफी, नेगेटिव। जी उसके बाद एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कितना मजीद एडवांस आया? 210 का। सर ये भी ऑपरेशंस में आएगा भाई, ये भी ऑपरेशंस में आएगा। वर्किंग 12, एडवांस रिसीव हुआ है, कितना है जी? 210। आइए जी, उसके बाद इंटरेस्ट की बात हमने अभी तक नहीं लिखी। 1185 जो पे किया है, यह आपको पता है ऑपरेशंस के बाद आता है, लेस इंटरेस्ट पेड। वर्किंग कौन सी है और कितनी अमाउंट है? 1185। टैक्स पेड, टैक्स पेड बताएं जी। $940, वर्किंग 14। ले जी डिस्पोजल, कैश कितना रिसीव हुआ होगा? 112, 112 ही बनता ना? इन्वेस्टिंग में वर्किंग कौन सी है? और 112 रिसीव हुआ ही। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम इन्वेस्टिंग में, रेंट रिसीव्ड। इसके साथ वर्किंग रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि ये सवाल में गिवन था 184। और आखिरी है जी हमारे पास डिविडेंड, कैश 1200, वर्किंग 17। अच्छा डिविडेंड को ना कुछ लोग यहां पे भी लिख देते हैं, कुछ लोग फाइनेंसिंग में भी लिख देते हैं, ठीक है, दोनों दोनों ठीक है। वर्किंग कौन सी है और डिविडेंड 1200 का। ले जी, वक्त किस चीज का हुआ चाहता है? मुसल्ले पे बैठने का। हाँ जी बताइए जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? $4233। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज
21 चेक करें, 210 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। इन्वेस्टिंग का बताइए जी। वो कैलकुलेट करते हैं दबे पाऊं कि सवाल गलत हो ना जाए जी। 3605 क्या? मैं जू यार कौन लोग हैं यार, ये बैरूनी अनासर जो है ना हमारे फौजियों को कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कुटना खा ली, सही बता आंसर क्या है। हाँ जी हाँ जी, सॉरी 2405 नेगेटिव जी, बताइए यार कुछ शर्म करो, बाहर से लोग आके बता रहे हैं आपको। ओ हम कोई गुलाम हैं जो बाहर वाले बता रहे हैं हमें आके, तो खुद करें कैलकुलेट। क्या हाल 11? अच्छा 611, 11 पॉजिटिव नेगेटिव, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। यार आप तो सवाल का ना पेपर में बेड़ा कर कराएंगे कैश फ्लो का। सॉरी, एक अमाउंट आप लोगों ने पहली दफा में सही नहीं बताई। ओपनिंग कैश हो गया जी 480 और क्लोजिंग कितना है जी? मैच तो करना ही नहीं है हमने पेपर में, मैच तो करना ही नहीं है भाई। Oh man, we are done with cash flow man. Oh man, so good man. Alhamdulillah, we are done man, we are done. जी जल्दी करें जी, फिर आपसे 5-7 मिनट की गुफ्तगू करनी है बस। रिकॉर्डिंग में जाके नोट कर लेंगे। सॉरी जी, डिविडेंड के बारे में मैंने आपको बताया कि रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जो हमारा डेबिट बैलेंस निकलता है ना, वो डिविडेंड का निकलता है। ओके, तो वो डिविडेंड के लिए मैंने आपको बताया कि डिविडेंड की आदत बना लें कि जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स में आपका डेबिट बैलेंस निकले ना, तो उसकी एंट्री कर दें रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट। ओके, उससे ये होगा कि अगर सवाल में कभी ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड पेबल दिया होगा ना, तो आपकी एक आदत बनी होगी कि आपने डिविडेंड पेबल में क्रेडिट करना है और कैश फिर बैलेंसिंग निकालना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां से जो अमाउंट मिले वो कैश ही हो। अगर मैं डायरेक्ट उसको ले जाता ना, तो जेन में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि रिटेन अर्निंग से जो डेबिट निकलना है ना वो कैश ही है। तो वो आदत नहीं बनानी, उसको डिविडेंड पेबल में लाया करें और यहां से कैश निकाला करें, ये मैंने बोला जी। नोट हो गया, मिटा दिया जाए सब कुछ। जी हाँ जी सर। सर प्लीज़ पेपर में ये टॉपिक ना अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये बड़ा आसान टॉपिक है, ये मुश्किल नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग लिखने हैं, काफ़ी सारी अमाउंट सीधी सीधी होती हैं, ये मुफ्त के नंबर होते हैं जो आपको मिल रहे होते हैं। कोई एक आधी एडजस्टमेंट सवाल में मुश्किल होती है। अब इस सवाल में गलती होती तो मेरे हिसाब से क्या होती, ज़्यादा ये लॉन्ग टर्म लोन गलत हो जाता। इसके अलावा और इस सवाल में क्या ऐसी चीज़ थी जो मुश्किल है? इंपेयरमेंट वाली एडजस्टमेंट पीपी में ना करते, ये कर देते, बाकी आपने एक्सपेंस में तो ठीक कर ही देना था। ये 2-4 गलतियां होती तो क्या इन 2-4 गलतियों के 17 नंबर होंगे मेरे भाई 19 में से? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ये सवाल आपको आराम से 70-75% नंबर दे सकता है। थोड़ा सा इंसानों की तरह करें, और ये जो हरकतें आप करते हैं ना टोटल करते हुए, ये ना करें यार। पेपर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है ना, फिर फेल हो जाए। कॉन्सेप्ट भी है, सवाल भी आता है, और इन फजूल हरकतों की वजह से फेल हो जाए ना, फिर बड़ा अफसोस होता है भाई। गाड़ी आपकी सिग्नल पे खड़ी हो ना, कोई आके मार दे तो दुख होता है यार, मेरी कोई गलती भी नहीं थी और ये गाड़ी मार गया। हाँ, अगर तेज चला रहे हैं, गलत चला रहे हैं, तो फिर गाड़ी लग जाए तो बंदा कहता है चलो गलती थी। तो सर प्लीज ये हरकतें ना करें जो आप लोग क्लास में करते हैं, जरा इंसानों की तरह टोटल किया करें कि किधर गलती हो रही है।
ये मिस्टेक वाकई है, ये कॉस्ट की क्लास में भी आती है और यहां पर भी आती है। इसका मतलब है ये मसला आप लोगों का नहीं है, शायद मसला सब लोगों का ही है कि टोटल करने में पता नहीं क्यों गलती कर देते। तो प्लीज पेपर में जरा आंखें खोल कर टोटल किया करें। नहीं तो यही तो कह रहा हूं कि आपने ध्यान रखना है, पूरी पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया करें। मिटा दूं ये सवाल, मिटा दूं ये सवाल? वो बोल मेरा भाई, ऑनलाइन वाले तो पॉज करके कर ही लेंगे। हाँ जी मेरा भाई, नहीं करी जा रहा नोट जी? नहीं सर ठीक है, मेरे पास इतनी जगह मौजूद है, मैं यहां पे फिलहाल बात कर लेता हूं। ले जी, आखिरी टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर एनपीओस। एनपीओ होता है जी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बात बताइए सर आपने। बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रॉफिट सीकिंग और एक होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट। आप लोगों ने प्रॉफिट सीकिंग का तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया हुआ है, आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काम की बात यह है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आती है ना, तो प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस में दो चीजें बनती हैं। एक बनती है बैलेंस शीट, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बोलते हैं। दोनों चीजें आपके लिए बिल्कुल पुरानी है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब बात आती है ना नॉट फॉर प्रॉफिट की, तो यहां पे जो एक चीज बनेगी वो बनेगी बैलेंस शीट। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो सर प्रॉफिट एंड लॉस, सर ये तो प्रॉफिट सीकिंग के लिए होता है ना। आप कभी जाके शौकत खानम या ईदी वालों को कहें, ईदी फैसल ईदी साहब को कहें ये बड़ा कारोबार चला है आप, वो जुत्ती मारेगा आपको। वो कहेगा कौन सा कारोबार भाई? आप कहेंगे सर अपना प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखाओ, एक और जुत्ती मारेगा। कहेगा जब मैं अपना काम प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहा तो किस बात का प्रॉफिट भाई, किस बात का प्रॉफिट? कोई प्रॉफिट नहीं है भाई ये। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें वो कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं मैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम बेसिकली वही होती है जो डोनेशन से आती है, जो डोनेशन से आती है उसको कह देते हैं जी इनकम है, और ये जो मैंने आगे खर्चे कर दिए ये एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक होगी बात? तो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ये तो चीजें बन रही होती हैं। एक तो फर्क ये है। दूसरा फर्क ये है कि बिजनेस जो फॉर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट सीकिंग होता है, वो इंसान प्रॉफिट कमाने के लिए करता है ना, तो वो बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट भी करता है। तो वो जो इन्वेस्टमेंट करता है ना, उसको हम बेसिकली बोलते हैं कैपिटल या फिर इक्विटी। लेकिन यहां पे कैपिटल या इक्विटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहां पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फंड का। फंड का, कि हम फंड से आगाज करते हैं। हमने एक फंड बनाया है, मोहल्ले में जाके घरों घरों में बेल देते हैं, हमने एक फंड बनाया है लोगों की समाज सेवा के लिए, तो आप इस फंड में कंट्रीब्यूट करें। तो ये बात होती है। ये नहीं होता कि सर हम कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं जी कारोबार करने के लिए, वो जुत्ती मारेगा एक और आपको। तो इसीलिए जो यहां पर हम काम करते थे वो ये काम करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स या डिविडेंड और क्लोजिंग कैपिटल, यही होता था। यहां पर क्या होगा, यहां पे कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहां पे एक ओपनिंग कैपिटल की जगह ओपनिंग फंड होगा। क्या आपने साल के शुरू में आपके पास फंड में कितने पैसे थे जिस फंड से आपने आगे डोनेशंस करनी है या काम वगैरह करने हैं। फिर ऐड करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता, सरप्लस निकलता है या डेफिसिट होता है। वहां पे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं ना, यहां पे आप सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर सरप्लस। ओके, तो ऐड करेंगे आप सरप्लस, या अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट को लेस करेंगे। दोनों में से कोई एक होगा, एक ही हो सकता है ना, दोनों तो नहीं हो सकता, एनी वन। और आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग फंड। डिविडेंड या ड्राइंग्स होंगी इसमें? ओ नहीं, इसमें नहीं हो सकती सर। इसमें कैसे डोनेशन के पैसे उठा के कर लेंगे? ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता। तो यहां पे डिविडेंड या ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बाकी चीजें इसमें बिल्कुल एज इट इज हैं। ठीक होगी बात? यहां तक बात क्लियर है? चलिए जी, मैं इसको मिटाने लगा हूं, मिटा दूं ये उमर भाई, मिटा दूं?
कोई नई बात नहीं मैंने की, मैंने सिर्फ फंड की जगह इक्विटी लिख दिया, और लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटीज होती हैं, एसेट्स तो एसेट्स होते हैं। तो आपको पता है फंड प्लस लाइबिलिटीज का टोटल एसेट के बराबर होना चाहिए, कोई मसला? ओके, उसके बाद कोई मसला? फॉर्मेट आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, ओके? तो फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले पढ़ा था, ओके? अच्छा, अब एक आखिरी बात जो इसके अंदर है वो ये है, उसके बाद फिर सवाल आप कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली हम सवाल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत छोटा सा एरिया अपना कोई ट्रेडिंग के लिए रखा हो। मिसाल के तौर पे आप शौकत खानम जब जाते हैं, तो मिसाल के तौर पे शौकत खानम इज एन एनजीओ या एनपीओ कह लें, एनपीओ सही वर्ड है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कमाने नहीं बैठे हुए। या आई ट्रस्ट जितने खुले हैं, अलशफा आई ट्रस्ट है रावलपिंडी में, वो ट्रस्ट है बेसिकली, ये इसी एनपीओ में आता है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। लेकिन हो सकता है उन्होंने अंदर एक छोटी सी कैंटीन बनाई हो, छोटी सी फार्मेसी बनाई हो, जिसपे वो दवाइयां सेल करते हो, खाना पीना सेल करते हो, और उससे एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है ना उनको इनकम के तौर पे आता हो। मेन नहीं होगा, बस छोटा सा पोर्शन होगा कि यार चलो मरीज के आते हैं घर वाले, खाना वगैरह खा लेंगे, तो उस पर उनको थोड़ी सी इनकम हो रही हो, बहुत मामूली सा पोर्शन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक एक्स्ट्रा वर्किंग यहां पर होगी ट्रेडिंग एक्टिविटी की। और इस ट्रेडिंग एक्टिविटी में बिल्कुल वैसे ही होगा, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर कोई अदर एक्सपेंसेस हैं वो लेस, और आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। बस ठीक होगी बात? तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि यहां पर आ सकती है। इसके अलावा अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इसमें भी सारे लेजर ऐसे बनेंगे, सारे लेजर यकीन करें ऐसे बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे? वो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे देगा, ठीक है? आपने क्या करना होगा, एक्सपेंस पे आते हैं, किसी एक्सपेंस इस पे आ जाए, रिसीबल पे आ जाए। पिछले सवाल में उसने आपको ये प्रोवाइड किया था, ये प्रोवाइड किया था, और ये प्रोवाइड किया था, आपने ये निकाला था। इसमें आपको वो ये प्रोवाइड कर देगा, ये प्रोवाइड कर देगा, और ये प्रोवाइड कर देगा, आपने ये निकालना होगा। बस, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ऐसे ही होता है, ओके? एक बैरूनी बंदे ने भी इसकी जो है वो गारंटी दे दी कि ऐसे ही होता है। तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। अब बस सवाल ही है वो हमने करने हैं। एक फियर ऑफ अननोन है दिमाग के अंदर के, पता नहीं क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। यही काम हम अब दोबारा कर रहे होंगे। कुछ असूल हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं आपको लिखवा दूं। लिखें जी एनपीओ के असूल, एनपीओ के असूल लिखें जो कल इंशाल्लाह हम अप्लाई करेंगे। लिखें जी। अब तू इंग्लिश को उर्दू में लिखेगा। एनपीओ के सवालों में, नहीं ये भाई साहब ना इधर से लिखते हैं, एनपीओ के सवालों में, और लिखते भी उर्दू में, एनपीओ के सवालों में जिन जिन आइटम्स के, एनपीओ के सवालों में जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग और क्लोजिंग दिए होंगे, एनपीओ के सवालों में जिन जिन आइटम्स के ओपनिंग और क्लोजिंग दिए होंगे, इनके लेजर्स बनाएंगे। जी बिल्कुल सर। अगर एनपीओ, दूसरा पॉइंट लिखें, अगर एनपीओ के सवाल में, अगर एनपीओ के सवाल में रिसीट स्लैश पेमेंट, अगर एनपीओ के सवाल में रिसीट स्लैश पेमेंट
इस तरह गिवन हो, हमारा तरीका एक ही है दोस्त, अगर एनपीओ के सवाल में रिसीट स्लैश पेमेंट इस तरह गिवन हो कि ओपनिंग डेबिट कॉमा, ओपनिंग के बाद कॉमा डेबिट और क्रेडिट, ओपनिंग कॉमा डेबिट और क्रेडिट गिवन हो तो लेजर नहीं बनाएंगे, बल्कि इसी डाटा को यूज करेंगे, बल्कि इसी डाटा को यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है सवाल में अगर ओपनिंग भी गिवन है, डेबिट भी गिवन है, क्रेडिट भी गिवन है, तो उसी पे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके तो आंसर निकाल लो। ओके, मतलब तीन चीजें कोई भी लेजर की गिवन हो तो बजाय इसके कि आप लेजर बना के ख्वारी काटें, आप उसी से कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके डायरेक्ट ये काम कर लें। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है जी, बस ठीक है। एक असूल और है, वो फिर जब सवाल आएगा ना तो मैं सवाल में आपको बता दूंगा। बस एक लाइन छोड़ दें, एक और चीज़ है, वो जब सवाल आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, सवाल में भी करा नहीं रहा आपको, मैं सवाल ना बस आपको ज़रा थोड़ा सा उसके दर्शन कराना चाह रहा हूँ ताकि आप एक नज़र देख लें, ताकि जो तजस्सुस आपके दिलों में है ना, पता नहीं एनपीओ क्या है सर हमारे दिलों में कोई तजस्सुस नहीं है, वो ज़रा ना क्लियर हो जाए, फिर इंशाल्लाह कल से आते साथ ही हम सवालों का आगाज़ करेंगे। आप लोग आइए सफ़ा नंबर 906 पे, 906 पे, 906 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रेजरर ऑफ द कराची सोशल क्लब प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जी सर बताएं। हाँ जी सर, हाँ दो चीजें हो तो ओपनिंग क्लोजिंग हो तो लेजर तो बनेगा ना। मैं तो कह रहा हूं तीन चीजें हो तो फिर जरूरत है, सवाल का डाटा देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में अगर ओपनिंग ही सिर्फ है तो लेजर तो बनाना पड़ेगा आपको। मैंने कहा तीन चीजें गिवन होगा, तीन चीजें गिवन हो तो फिर जरूरत नहीं है, फिर कैलकुलेटर भी आंसर निकाल लें। अच्छा, ये आपके सामने ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये बेसिकली कैश का अकाउंट होता है, कैश एंड बैंक का अकाउंट होता है। रिसीट होता है पैसों का आना और पेमेंट होता है पैसों का जाना, तो ये कैश का अकाउंट होता है। ओके, तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया जाएगा। ठीक है, यहां से अच्छा ये रिसीट एंड पेमेंट अब क्या है? क्या ये कैश नहीं है? बोले, क्या ये लेजर का कैश नहीं है? नीचे आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ए में दिए हुए, बॉटल स्टॉक सब्सक्रिप्शन दिया हुआ सारा कुछ। सर इनका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, इन सबके लेजर बना लेंगे, और रिसीट एंड पेमेंट में कैश की वैल्यूज दी गई हैं, वो लेजर में कैश की जगह फिट करते जाएंगे तो बैलेंस क्या आएगा? इनकम या एक्सपेंस। उल्टा हिसाब, कैश लो में एक्सपेंस दिया जाता था, कैश निकालते थे, आज हमें कैश दे दिया गया, एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। बस बात समझ आ रही है? क्योंकि जो रिसीट एंड पेमेंट होता है ना, रिसीट होता है पैसों का आना और पेमेंट होती है पैसों का जाना। ये तो कैश होता है ना, ये एक्सपेंस थोड़ी होता है, ये तो कैश होता है। तो इसने आपको कैश का सारा डाटा दे दिया और उसके बाद आपको कह रहा है कि एक्सपेंस निकाल दो। वो बोले नहीं बोलेंगे। बात समझ आ रही है? और लेफ्ट साइड पे देखिए, रिसीट एंड पेमेंट के नीचे जहां 1993 लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 13,690 और बॉटल सेल्स लिखा हुआ है 24,850। ये बॉटल सेल्स क्या है मेरे भाई? ये वही ट्रेडिंग एक्टिविटी है जिसका मैं जिक्र आपके साथ कर रहा हूं। ओके, तो ये सवाल का डाटा ना कुछ इस तरीके से आपको गिवन होगा और आपने जो है ना ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पे बनाना होगा। सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस एक सवाल मैंने आपको कराना है, आपको सारी बातें खुद समझ आ जाएंगी कि क्या हो रहा है, और फिर इंशाल्लाह ये बात मुश्किल नहीं रहेगी। किसी का कोई सवाल? जी उमर भाई, जी बरूनी भाई, सब अच्छा है? क्या हुआ? हाँ तो बरूनी भाई नहीं है वो, अलबरूनी भी होते थे कलबरूनी। सॉरी यार, ये अभी एनपीओ के अंदर अभी शीरख्वार बच्चे भी नहीं है। हाँ वो सवाल मैंने इनको, ओ यार होमवर्क, बल्कि हाँ ही रिमाइंडेड मी मैन, ओ मैन यू गुड। ये करेंगे तो मैं बताऊंगा इनको, अभी नहीं, कल बताऊंगा। कल सर आप फिर आइएगा क्लास में,
सर मैं वेला हो इतना रोज रोज आ जाओ। एक मिनट मैं भूल जाऊंगा एक मिनट बिल्कुल। आपदा परवीन आंसर नंबर 10 क्वेश्चन किधर गया, वही तो लब रहा हूं। हाँ जी सर, सफा नंबर 732 क्वेश्चन नंबर 2 यूनिवर्सल लिमिटेड। होमवर्क मैन होमवर्क। ओके दिस क्वेश्चन है होमवर्क, कल बताऊंगा सर इन लोगों को, अभी नहीं बताना इनको वरना ये चीटिंग करके आ जाते हैं। बस पता नहीं बट ठीक है, बस ठीक है ओके, ऐसी जैसे आपको समझ आती है कर दीजिएगा। ओके सर जी, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।